चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी नदी के सफर पर जो सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। आइए सिंधु नदी के इस विशाल नेटवर्क के कुछ रहस्यों को समझते हैं, इसके बर्फीले जन्म से लेकर इसके विशाल संगम तक। तो ये रहा हमारा गाइड, हमारा नक्शा। पहली नज़र में शायद ये नदियों का एक उलझा हुआ जाल लगे, लेकिन ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं। सोचिए ये एक पूरे उपमहाद्वीप की नसें हैं, धमनियां हैं, जो पहाड़ों से जिंदगी को मैदानों तक लेकर आती हैं। पर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना विशाल सिस्टम आखिर शुरू कहाँ से होता है? कैसे एक पतली सी धारा इतनी ताकतवर नदी में बदल जाती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसकी कहानी की शुरुआत पानी से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी बर्फ से होती है। चलते हैं सिंधु के बर्फीले जन्मस्थान की ओर। देखिए, सिंधु का जन्म किसी एक जगह से नहीं होता। इसे जिंदगी मिलती है बर्फ के दो बहुत बड़े भंडारों से, मतलब दो शक्तिशाली ग्लेशियरों से। ये जो हिस्सा है ये है बोखारचू ग्लेशियर, तिब्बत के पठार पर। इसी को सिंधु नदी का मेन सोर्स यानी मुख्य स्रोत माना जाता है। जरा सोचिए, यहीं से पिघलती हुई बर्फ की वो पहली बूंदें अपना लंबा सफर शुरू करती हैं, एक महान नदी बनने का सफर। और फिर आता है दूसरा बड़ा सोर्स, सियाचिन ग्लेशियर। अब ये सीधे सिंधु में नहीं जाता, बल्कि ये जन्म देता है श्योक नदी को, और फिर ये श्योक नदी आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही जरूरी सहायक नदी है जो शुरू में ही सिंधु को ताकत देती है। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि नदी आती कहाँ से है, तो चलिए अब नदी की मुख्य धारा के साथ साथ चलते हैं। देखते हैं कि ये पहाड़ों के बीच से अपना रास्ता कैसे बनाती है। ये देखिए, ये जो गहरी नीली लाइन दिख रही है ना, यही है सिंधु की मेन स्ट्रीम, इसकी मुख्य धारा। अपने ग्लेशियर से निकलकर ये पश्चिम की ओर बहती है और लेह जैसी जरूरी जगहों के पास से गुजरती है। और यहीं से इसका रूप और भी बड़ा और भी विशाल होना शुरू हो जाता है। एक अकेली नदी अपना इतना लंबा सफर शुरू तो करती है, लेकिन ये सफर वो अकेले तय नहीं करती। रास्ते में इसे कई साथी मिलते हैं, कई और नदियां जो इसमें मिलकर इसे और बड़ा और ताकतवर बना देती हैं। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, इस पूरे सिस्टम को ना दो अलग अलग तरफ से पानी मिलता है। तो चलिए पहले पूर्वी नेटवर्क को देखते हैं। तो पूर्व से आने वाली कुछ मेन सहायक नदियां हैं। झेलम, जिसका नाम कश्मीर की खूबसूरत वादियों से जुड़ा है। फिर हैं चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और हाँ, जास्कर और सुरु जैसी नदियां भी हैं जो इसमें आ मिलती हैं। और होता ये है कि ये सारी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, रास्ते में एक दूसरे से मिलती हैं और फिर एक बड़ी सी धारा बनकर मुख्य सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये जो संगम है ना, ये वाकई में इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो ये तो हुई पूरब की बात। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। उन नदियों को देखते हैं जो पश्चिम और उत्तर से आकर सिंधु में मिलती हैं। पश्चिम से आने वाली बड़ी नदियों में है श्योक, गिलगिट, स्वात और हाँ, काबुल नदी, जो सोचिए अफगानिस्तान से अपना सफर तय करके यहाँ पहुँचती है। इनके अलावा कुर्रम और गोमल भी अपना बड़ा योगदान देती हैं। ये नदियाँ भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरती हुई आती हैं और सीधे सिंधु की मेन स्ट्रीम में मिल जाती हैं। ये इस पूरे सिस्टम में और भी ज्यादा पानी और ताकत भर देती हैं, मतलब इनका रोल भी उतना ही जरूरी है। तो अब सबसे अहम बात, ये जो इतनी सारी अलग अलग धाराएं हैं जो ग्लेशियरों से निकल रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं, ये सब एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। अनगिनत धाराएं, लेकिन मंजिल सिर्फ एक। और ये देखिए, ये है उस संगम का नतीजा। यहाँ पर सिंधु नदी अपनी सारी सहायक नदियों का पानी समेटकर एक विशाल, एक शक्तिशाली जलधारा बन चुकी है। कितना जबरदस्त है ये। तो ये था सिंधु का पूरा सफर, बर्फ से शुरुआत, फिर दर्जनों नदियों को अपने साथ मिलाना और आखिर में समंदर की तरफ बढ़ते हुए एक ऐसी प्रणाली बनाना जो लोगों को जीवन देती है। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। बर्फ से जन्मे इस सिस्टम का भविष्य क्या है? आज की दुनिया में जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इस जीवन रेखा का क्या होगा? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।